वेलकम टू एडुरिथम। हाय गाइस, आज हम लोग कंप्लीट करते हैं लूसेंट के जनरल साइंस में फिजिक्स में हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो चलिए सरफेस टेंशन को कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर 1.39। सरफेस टेंशन बेसिकली है आपका, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेंगे थोड़ा सा, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता क्या है, किस तरह के फोर्सेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सरफेस टेंशन पे आएंगे बेसिकली। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है? बेसिकली फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है हम उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बेसिकली इफेक्टिव होता है शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट रेंज फोर्सेस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल नेचर का होता है, ओरिजिन का होता है, इसलिए हम इसको वंडरवाल फोर्स भी बोलते हैं। दो तरह के फोर्सेस लगता है हमारा, एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स को हम एडिशन भी बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स को कोहेशन भी बोलते हैं। एडेसिव फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेसिकली। किसके किसके बीच में लगता है? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव। ठीक है, जैसे वाटर वेट द सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनर। ठीक है, अभी हम ग्लास का एक कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर पानी रखते हैं, तो पानी क्या करेगा? ग्लास के कंटेनर को भिगा देगा। ठीक है, तो क्यों भिगा दिया? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा ग्लास के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसी को बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। उसके बाद होता है कोहेसिव फोर्स। फोर्स ये भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये लगता है बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस, यानी वाटर के बीच के अंदर में मॉलिक्यूल्स में क्या फोर्स लग रहा है ना, तो वो हो जाएगा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सेफ सब्सटेंस, कॉल्ड कोहेसिव। तो सबसे ज़्यादा कोहेसिव कहाँ पे होगा? सॉलिड में। सॉलिड सब्सटेंसेस में कोहेसिव फोर्स मैक्सिमम होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैसेस में होता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, इसीलिए सॉलिड का जो शेप होता है वो डेफिनिट होता है। सॉलिड का हम लोग देखते हैं शेप हमेशा डेफिनिट है, ये पेन है, पेन का शेप डेफिनिट है, बिकॉज इसमें जो कोहेसिव फोर्सेस है वो मैक्सिमम है एज कंपेयर टू लिक्विड और गैसेस। ठीक है, तो इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब हमारे दिमाग में ये आएगा कि मरकरी जो होता है, मरकरी जो हमको पारा बोलते हैं बेसिकली, डज नॉट वेट द सरफेस ऑफ ग्लास। ठीक है, अगर आप ग्लास के अंदर मरकरी रखोगे ना, एक सरफेस ऑफ ग्लास में मरकरी रखोगे, तो मरकरी ग्लास के सरफेस को वेट गिला नहीं करेगा। क्यों नहीं करता है? क्योंकि मरकरी का जो कोहेसिव फोर्स होता है, मरकरी का कोहेसिव फोर्स वो ज़्यादा होता है मरकरी और ग्लास के बीच के एडहेसिव फोर्स का। ठीक है, इसीलिए मरकरी ग्लास के सरफेस को वेट नहीं करता, यानी गीला नहीं कर पाता वो, क्योंकि मरकरी का जो खुद का जो कोहेसिव फोर्स है, उसके मॉलिक्यूल के बीच का कोहेसिव फोर्स, वो मरकरी और ग्लास के बीच के एडहेसिव फोर्स से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ना, वहाँ पे बहुत पूछे जा सकते हैं आपके, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है ना। उसके बाद होता है इंटर मॉलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी। क्या है बेसिकली? ये आपका ऐसा मिनिमम एनर्जी, यानी कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ईच अदर इन्फ्लुएंस। दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अब उसको अलग करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मिनिमम एनर्जी जो दो मॉलिक्यूल्स को अलग कर दे, ठीक है, वो होता है इंटर मॉलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो इंटर मॉलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी ऑब्वियसली पानी में कम होगा, पानी का कम होगा एज कम्पेयर टू मरकरी। अगर हम पानी और मरकरी की तुलना करते हैं तो पानी का इंटर मॉलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी ऑब्वियसली कम होगा एज कम्पेयर टू मरकरी। दूसरा टॉपिक देखते हैं मॉलिकुलर रेंज। मॉलिकुलर रेंज में क्या होता है? बेसिकली ये होता है मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ए मॉलिकुलर एग्जर्ट सम मेजरेबल अट्रैक्शन ऑन अदर मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन करेगा। ठीक है, तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस है, वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ मेजरेबल अट्रैक्शन कर सके दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिकुलर रेंज, यानी इस रेंज तक। ठीक है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में है ना अट्रैक्शन कर रहा होगा, तो वो जो मैक्सिमम रेंज होता है ना, उसी को बोल देते हैं हम लोग मॉलिकुलर रेंज। दूसरा होता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये सब डेफिनेशन जानना थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए यहाँ बताया जा रहा है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब क्या हो रहा है, मान लेते हैं ये एक इमेजिनरी स्फीयर होता है। ठीक है, ड्रॉन विथ ए मॉलिक्यूल एट ए सेंटर एंड मॉलिकुलर रेंज एज ए रेडियस। तो इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होगा उसको सेंटर में मान लेंगे, और उसके आसपास में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा, तो वो उसका मॉलिकुलर रेंज हो जाएगा। तो ये क्या बनाता है? एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाता है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या हो रहा है, अगर इस स्फीयर को अगर हम 20 से अगर डिवाइड कर दें, तो इसके ऊपर
अपर वाला हो गया, नीचे का लोअर हो गया। तो लोअर का लोअर मॉलिक्यूल्स हो गए जो सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे नीचे की ओर, अपर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे जो सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ऊपर की ओर है ना अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इन दोनों का अगर मॉलिक्यूल सेम है, ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, वो बीच में हो जाएगा, ठीक है, यानी नलीफाई हो जाएगा दोनों का अट्रैक्शन। इसी को बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट होता है सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म, ठीक है। तो जो टॉप मोस्ट लेयर होता है, टॉप मोस्ट लेयर होता है लिक्विड का एट द रेस्ट विथ थिकनेस इक्वल टू द मॉलिकुलर रेंज, ठीक है, इसी को बोलते हैं सरफेस फिल्म। फिल्म जो पानी है, पानी अगर उसे रख दोगे इस तरह से, पानी अगर रख दोगे तो उसके ऊपर एक फिल्म जम जाती है ना, तो उसी को बोलते हैं, वो जो टॉप मोस्ट लेयर होता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस फिल्म। नेक्स्ट है आपका टॉपिक सरफेस टेंशन। यहाँ से सरफेस टेंशन चालू हो रहा है। ये सब चीज़ जानना ज़रूरी था सरफेस टेंशन को, क्योंकि पढ़ेंगे तो उसको ये सब चीज़ लगेगा हमें, इसलिए हमको ये जानना पड़ेगा कि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्सेस कितने तरह के होते हैं, एडिसिव कोहेसिव क्या है, ठीक है, उनका बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, मॉलिकुलर रेंज क्या होता है ना, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, और सरफेस फिल्म क्या होता है। तो ये हम लोग ने समझ लिया। नाउ नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है बेसिकली आपका? सरफेस टेंशन है बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विद द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, है ना। इट बिहेव्स इफ कवर्ड विथ ए स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन। सरफेस टेंशन आप देखोगे, जब भी पानी को बस स्थिर रखते हो, ठीक है, तो रेस्ट में रहता है पानी, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक फिल्म, सरफेस फिल्म आ जाती है, ठीक है। अब अगर उसके ऊपर अगर एक पतली सी नीडल रखोगे ना तो तैरने लग जाएगी, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब इसको मेज़र करने का भी तरीका है। तो सरफेस टेंशन को मेज़र करने का तरीका है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है, फोर्स अपॉन लेंथ। और सरफेस टेंशन हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या होता है हमारा? स्केलर क्वांटिटी। पूछ सकता है एग्जाम से, गवर्नमेंट एग्जाम, सरफेस टेंशन किस में से आता है, स्केलर में आता है, वेक्टर में आता है, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो ठीक है, इस तरह से ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको सरफेस टेंशन है, ये एक इमेजिनरी लेंथ मानते हैं, इमेजिनरी लेंथ होता है बेसिकली फोर्स, है ना, इसके दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, और इसी को हम लोग मेजर करते हैं। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो इसको याद रखिएगा, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, इसका ऐसा ही मात्रक होता है, न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट होता है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म। इस सरफेस फिल्म पर यूनिट एरिया में कितना पोटेंशियल एनर्जी है, वो उसका सरफेस एनर्जी निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म इज नोन एज सरफेस एनर्जी, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे अब हेयर ऑफ ए ब्रश व्हेन डिप्ड इन ए वाटर इट स्प्रेड्स आउट, है ना, जब भी आप ब्रश को पानी के अंदर डालोगे ना तो फैल जाती है ना, ब्रश के जो हेयर्स होते हैं ना फैल जाती है, ठीक है। जैसे ही आप पानी से बाहर निकालोगे ना तो क्लिंग हो जाती है, एक दूसरे से चिपक जाती है ना, तो ये सरफेस टेंशन के कारण होता है, ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट है ऑयल ड्रॉप्स। ऑयल जो ड्रॉप होते हैं यानी पानी तेल की बूंदें स्प्रेड्स इन द कोल्ड वाटर बट रिमेन ए ड्रॉप इन हॉट वाटर। ऐसा क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, यहाँ से आपका ये पर्टिकुलर सेंटेंस आपका क्वेश्चन बना सकता है कि जो ऑयल की बूंदें होती है वो ठंडे पानी में फैल जाती है। ठंडे पानी पे अगर पानी के ऑयल की बूंद डालोगे ना तो फैल जाएगी, आपको स्प्रेड कर जाएगी, लेकिन अगर गर्म पानी के अंदर ऑयल की बूंद डालोगे ना तो ऐसे ड्रॉप की तरह ही रहेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो ऑयल का जो सरफेस टेंशन होता है कोल्ड वाटर में, तो कोल्ड वाटर का सरफेस टेंशन ऑयल के सरफेस टेंशन से ज़्यादा होता है, ठीक है। जिसका सरफेस टेंशन कम होगा वो क्या हो जाएगा? फैलने लग जाएगी वहाँ पे, है ना। तो कोल्ड वाटर का सरफेस टेंशन ऑयल के सरफेस टेंशन से ज़्यादा होता है, इसलिए ऑयल क्या होता है? स्प्रेड हो जाती है। और दूसरा केस क्या है हॉट वाटर में? हॉट वाटर में क्या होता है कि हॉट वाटर का सरफेस टेंशन ऑयल के सरफेस टेंशन से कम हो जाती है, इसीलिए, है ना, ऑयल क्या होती है आपका? ड्रॉप फॉर्मेट में रहती है, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है आपका कि हॉट जो सूप होता है वो हमें टेस्टी क्यों लगता है? क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम जाता है। कोई भी चीज़ अगर आप खाओगे तो हॉट चीज़ हमें अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करता है हमारे मुंह के अंदर, है ना। जीभ का जितना भी एरिया है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेगा, तो हमको ज़्यादा टेस्ट उसका समझ में आएगा, इसीलिए हॉट सूप हमें टेस्टी लगता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड सूप, ठीक है। अब ये देखिए थिन लिटल नीडल्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं सरफेस ऑफ वाटर में। पानी के ऊपर अपना पतली सी अगर नीडल रखोगे ना तो फ्लोट करने लगती है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, पानी का सरफेस टेंशन के कारण वो फ्लोट करने लग जाती है, ठीक है।
अभी कैम्फर होती है, अभी कपूर, कपूर के जो बिट्स होते हैं ना, वो पानी में डालने पर ना वो डांस करते हैं, नाचते हैं। क्यों होता है? बेसिकली क्योंकि उससे क्या करता है, पानी के सरफेस टेंशन को कम करने लगता है। और जहाँ जहाँ पानी का सरफेस टेंशन उसका कम होता है, क्योंकि कपूर पूरा पूरा तो उसका राउंड शेप में होता नहीं है, वो इरेगुलर शेप में होता है। तो जहाँ जहाँ वो पानी से टच करता है वहाँ पर सरफेस टेंशन कम करता है, इसलिए वो इरेटिकल रूप में वो डांस करता है वहाँ पे। तो यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से, कि सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसको आप नोट डाउन कर लो। अब सरफेस टेंशन पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है? टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन घटने लग जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम जाती है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड्स बिकम जीरो। ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड बिकम जीरो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड का जीरो हो सकता है। वो बोलते हैं उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, है ना। तो किसी भी लिक्विड का क्रिटिकल टेम्परेचर आप कैसे मापोगे? कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका सरफेस टेंशन अगर जीरो हो जाए तो वो टेम्परेचर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। ये क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड है क्या? बेसिकली बेसिकली क्या है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन एक लिक्विड का जीरो हो जाता है, तो वो उसका कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन से जुड़ा है कैपिलरिटी। ठीक है, अगर हम इस बुक्स को देखेंगे बेसिकली आपका, ठीक है, कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी में क्या होता है? कैपिलरी होती है। कैपिलरी क्या है? बेसिकली पतली सो ट्यूब होती है, ठीक है, फाइन बोर, है ना। ए ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर इज नोन एज कैपिलरी, है ना। और इसी में इसमें जो फेनोमेनन होता है, फेनोमेनन मतलब लिक्विड का ऊपर चढ़ना, लिक्विड का नीचे आना, इसी को बोलते हैं कैपिलरिटी। एंड द फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड ए कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरिटी। ठीक है, तब हम इसमें जानेंगे कि कैपिलरिटी होता है क्या एक्चुअली। तो सपोज ये एक बीकर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, इसमें मरकरी भरा हुआ है, एक में पानी है, एक में मरकरी है। ठीक है, अब इसमें दो कैपिलरी ट्यूब है और डिफरेंट डिफरेंट बोर का है, यानी रेडियस का है बेसिकली। तो ये नैरोअर है, ये ब्रॉडर है, ये भी नैरोअर है आपका, ये ब्रॉडर है। ठीक है, तो जब ये पानी है, जब ये कैपिलरी को, यानी जो ट्यूब को, हम यहाँ डायरेक्ट ट्यूब इसको डिनोट करते हैं, ट्यूब को जब पानी भरे इस इसमें बीकर में रखेंगे तो क्या होगा ना, इसमें राइज होता है, पानी ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, यहाँ पे राइज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, पानी ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब मरकरी वाले बीकर में कैपिलरी ट्यूब को रखेंगे तो पानी नीचे की ओर जाता है, ये नीचे की ओर जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर नीचे की ओर जाता है। ठीक है, तो ये फिनोमेना हम देख रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि वो चीज़, यानी वाटर वेट्स द वॉल ऑफ द ट्यूब। पानी क्या करता है? ऑब्वियसली पानी क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा तो पानी इस ट्यूब को क्या करेगा? वेट, गीला करेगा। मरकरी गीला नहीं करता, पानी करता है। जो चीज़ गीला करता है इसमें, यानी वेट करता है वॉल ऑफ द ट्यूब को, वो राइज करता है, यानी ऊपर चढ़ता है। ठीक है, मरकरी डज नॉट वेट द वॉल ऑफ द ट्यूब, लिक्विड डिप्रेस बिलो। मरकरी चूँकि राइज नहीं करता, मरकरी डाउनवर्ड्स में आता है, नीचे आता है, डिप्रेस होता है ना, तो बिलो चला जाता है इसके। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के इस पे दे देगा और कंफ्यूज हो जाएंगे। जो चीज़ आपका ट्यूब को, ग्लास ट्यूब को वेट करेगी वो राइज करेगा कैपिलरी में, और जो वेट नहीं करेगा वो डाउनवर्ड जाएगा, नीचे जाएगा, ये डिप्रेस करेगा। अब कितना नीचे जाएगा या कितना ऊपर राइज करेगा ये डिपेंड करता है, यानी एक्सटेंट ऑफ लिक्विड राइज और डिप्रेस, ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ द बोर ऑफ द ट्यूब। मतलब इस ट्यूब का, जो भी ट्यूब है आपका, ये इसका इसका रेडियस कितना है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ज़्यादा, सबसे कम रेडियस है, नैरोअर ट्यूब है तो ज़्यादा राइज करेगा, नैरोअर ट्यूब है तो ज़्यादा डिप्रेस होगा। समझ रहे हो? मरकरी के केस में डिप्रेस ज़्यादा होगा, वाटर के केस में राइज ज़्यादा करेगा। ये ब्रॉडर है, चौड़ा ज़्यादा है, तो ये इसके कंपेयर में ठीक है, ये ज़्यादा राइज नहीं करेगा। वही इसी में सेम अगर इस पर देखें तो इसके कंपेयर में ये ज़्यादा डिप्रेस भी नहीं करेगा। तो यानी कि किसी भी लिक्विड का राइज या फॉल या डिप्रेस, है ना, डिपेंड करता है उसके ट्यूब के बोर के रेडियस पे, यानी उसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। जितना कम रेडियस उतना ज़्यादा राइज, जितना कम रेडियस उतना ज़्यादा फॉल। ठीक है, नैरोअर द बोर ऑफ द ट्यूब, ग्रेटेस्ट या फॉल ऑफ द लिक्विड। तो ये हमको याद रखना है, इससे क्वेश्चंस आ सकता है घुमा करके। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो आपके लूसेंट में इसका एप्लीकेशन दिया हुआ है, तो मैंने इसको यहीं पे रखा है, इसको ज़्यादा नोट डाउन नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा नहीं तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि एप्लीकेशन है क्या बेसिकली।
तो कैपिलरिटी का एप्लीकेशन हम कहाँ देखते हैं? अब देखते हो ऑयल राइजेज इन द कॉटन विक ऑफ ए लैम्प। ऑब्वियसली हम लोगों ने ज़रूर देखा होगा लालटेन लैम्प, है ना, उसमें जो विक होता है यानी नाशा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें नीचे तेल होता है और वो लगाते हैं तो तेल क्या ऊपर उठते रहती है ना, ऊपर उठ जाती है। ठीक है, तो ऑयल राइज करता है, ये उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कैपिलरिटी का। ठीक है, तो ऑयल राइज क्यों कर रही है तो वो समझ में आया हमको। ठीक है, अब टिप ऑफ द नीव ऑफ द पेन इज स्प्लिट टू प्रोवाइड कैपिलरी एक्शन फॉर द इंक टू राइज। ठीक है, जो फाउंटेन पेन होते हैं ना उसके निब है ना, स्प्लिट किया जाता है उसके निब को, ताकि कैपिलरी एक्शन हो और इंक राइज करे। ये हो गया। ब्लॉटिंग पेपर है, वो क्या करेगा, इंक को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये भी कैपिलरिटी का ही एक एग्जाम्पल है ना। ड्राई टॉवल क्या करता है, हमको पानी को सोख लेता है बॉडी से, ये भी कैपिलरिटी का एक्शन है। ठीक है, और यही कैपिलरिटी के कारण ही वाटर रीचेस एवरी ब्रांच ऑफ ए प्लांट और ट्री फ्रॉम द स्टेम, है ना। पौधे इसी कैपिलरिटी का यूज़ कर करके पानी को अपने सारे ब्रांचेस में, है ना, ले जाते हैं। ठीक है, मॉइस्चर का प्लांट में राइज होना भी कैपिलरी एक्शन ही है। ये सारे कैपिलरिटी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अर्थन वेसल्स आर यूज्ड इन समर टू प्रोवाइड कोल्ड वाटर। ठीक है, जो मटकी जो घड़ा होता है बेसिकली, हम समर में क्यों यूज़ करते हैं, हम कोल्ड वाटर के लिए। तो कैसा होता है बेसिकली, उनके जो पोर्स होते हैं ना, मटकी के अंदर ना छोटे छोटे बहुत ही छेद होते हैं, इसको हम लोग पोर बोलते हैं। वो एज ए कैपिलरीज का काम करते हैं। तो ठीक है, क्या करते हैं, उसमें से पानी हल्का हल्का निकलता है, और जैसे ही पानी हल्का हल्का निकलता है ना, वो एवोपरेट हो जाता है ना, क्योंकि बाहर से हीट लेता है, घड़ा बाहर से हीट लेता है, और उसके पोर से, घड़े के जो पोर होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें से पानी लीक करता है हल्का हल्का। तो वो क्या करता है, एवोपरेट होता है। जब वहाँ से एवोपरेट होता है तो इसके कारण क्या होता है, अंदर के जो मटकी के अंदर का जो पानी है उसको ठंडा कर देता है। तो ये बेसिकली आपका कैपिलरिटी का ही एक अच्छा उदाहरण है। तो हमने यहाँ तक पूरा सीख लिया है प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ कैपिलरिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत घुमाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाटर है, वाटर में एक कैपिलरी ट्यूब है, दूसरा मरकरी है, मरकरी के अंदर एक कैपिलरी ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब। अभी ऑब्वियसली वाटर के अंदर तो वाटर राइज करेगा, मरकरी के मरकरी के अंदर तो मरकरी क्या करेगा, डाउन करेगा, डिप्रेस होगा। तो यहाँ पे होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाटर के केस में क्या होता है, एक्यूट बनता है। ठीक है, और मरकरी के केस में ऑब्ट्यूज बनता है। एक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। तो अगर हम ये देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 90 डिग्री से कम, ये वाली एंगल जो देख रहे हैं इसको 90 डिग्री से कम हो जाता है, और ये एंगल जो होता है ये 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है मरकरी के केस में, और ये एंगल है एक्यूट एंगल वाटर के केस में। ठीक है, तो जब एंगल एक्यूट बनता है तो वेट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो कंटेनर के जो वॉल्स होते हैं ना इसको वेट करेगा ये। ठीक है, तो ये गीला होगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर ऑब्ट्यूज होगा तो डज नॉट वेट द वॉल ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के वॉल को, है ना, गीला नहीं करेगा। एक और चीज़ है द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है प्योर वाटर का और क्लीन ग्लास का क्या होते हैं, जीरो होता है, क्योंकि ये जो वो एक्यूट एंगल बनते बनते ये जीरो बन जाता है धीरे धीरे। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं वो देख लेते हैं। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ए लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस, लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस के बीच में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्या होगा बेसिकली, टेम्परेचर बढ़ाओगे लिक्विड का, है ना, तो इंक्रीज होगा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर लिक्विड का बढ़ेगा तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, और अगर इम्प्योरिटी ऐड करोगे लिक्विड के अंदर तो घटेगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच में किस तरह से वैरी करता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड का तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, अगर हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं लिक्विड के अंदर तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट घटेगा। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे एक्यूट भी बनता है और ऑब्ट्यूज बनता है, जो हमने आगे देखा। तो उसके केस में क्या क्या होता है वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। एक्यूट बनेगा तो लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा, है ना, लिक्विड राइज करेगा और वेट करेगा, ऑब्वियसली ट्यूब को वेट करेगा और राइज करेगा।
ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस है तो वेट नहीं करेगा और डिप्रेस जाएगा, नीचे जाएगा बेसिकली। और एक होता है मिनस्कस ऑफ द लिक्विड। मिनस्कस ऑफ द लिक्विड अगर हम देखें तो इसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। ये जो मिनस्कस बन रहा है ये कॉनकेव बनता है, ठीक है। ये क्या बनेगा आपका, कॉनकेव बनेगा। जब ये लिक्विड इसको वेट करेगा तो ये कॉनकेव बनेगा, और जब ये वेट नहीं करेगा तो ये कॉन्वेक्स बनता है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है, कि कॉनकेव कब बनता है, कॉन्वेक्स कब बनता है। मरकरी कॉन्वेक्स बनाता है, वाटर कॉनकेव बनाता है। वाटर वेट करता है इसलिए कॉनकेव बनाता है, मरकरी वेट नहीं करता है इसलिए कॉन्वेक्स बनाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। मिनस्कस ऑफ द लिक्विड कॉनकेव बिकॉज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है। एक्यूट होगा तो वेट करेगा, वेट करेगा तो राइज होगा, राइज करेगा तो कॉनकेव बनेगा, है ना। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस है मतलब वेट नहीं करेगा, वेट नहीं करेगा तो डिप्रेस होगा, डिप्रेस करेगा तो कॉन्वेक्स बनेगा। अब कितना लिक्विड राइज करेगा कैपिलरी ट्यूब में, ये आपको होता है H इज इक्वल टू द 2T cos थीटा R रो G, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2T cos थीटा बाई R रो G। 2T T क्या है हमारा, सरफेस टेंशन, T इज आवर सरफेस टेंशन, ठीक है। T इज आवर सरफेस टेंशन, है ना। और cos थीटा जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉस के साथ, R हो गया हमारा ट्यूब का रेडियस, इसको बोलते हैं डेंसिटी, रो डेंसिटी, ये है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 2T cos थीटा बाई R रो G, ठीक है। अब लिक्विड जिसका थीटा आपका ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस है मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। लेस देन 90 डिग्री एक्यूट, ग्रेटर देन 90 डिग्री इज ऑब्ट्यूस। तो ऑब्वियसली cos थीटा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ग्रेटर देन 90 डिग्री कब हाँ हुआ था, मरकरी के केस में आया था, याद रखिए। और लेस देन 90 डिग्री कहाँ पे आया था, वाटर केस में आया था। तो वाटर केस में आएगा तो एक्यूट बन जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ तो ऑब्ट्यूस बन जाएगा। cos थीटा हमारा नेगेटिव हो जाएगा ऑब्ट्यूस के केस में। ऑब्ट्यूस के केस में 90 डिग्री होगा तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा H जो हो जाएगा वो नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव का मतलब नीचे जा रहा है, डिप्रेस हो रहा है ना। नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये हो रहा है कि लिक्विड शुड डिप्रेस इन द ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। अब यहाँ भी ऐसा भी हो सकता है, मान लो एक ट्यूब है और ट्यूब में पहले राइज कर रहा था और बीच में से हमने काट दिया या इसका लेंथ को छोटा कर दिया, तो क्या होगा, क्या लिक्विड ओवरफ्लो हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होता, लिक्विड डज नॉट ओवरफ्लो, ठीक है। अगर कैपिलरी ट्यूब इनसफिशिएंट लेंथ का है और लिक्विड उसमें राइज कर रहा है, यानी पानी, अगर लिक्विड में मैं वाटर ले रहा हूँ तो पानी अगर राइज कर रहा है, अगर कैपिलरी ट्यूब इनसफिशिएंट लेंथ का है तो लिक्विड ओवरफ्लो नहीं होगा, लिक्विड डज नॉट ओवरफ्लो। क्यों नहीं होता? बेसिकली लिक्विड राइज तो होगा और वो क्या करेगा ना, ये जो मिनिस्कस होता है यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या कर देगा ना, इंक्रीज कर देगा। तो पहले मान लो ये पहले कुछ ऐसा था, पहले कुछ ऐसा था, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, दिखा देता हूँ यहाँ, पहले कुछ ऐसा था ये, ठीक है, पहले कुछ ऐसा था। तो उसके बाद ये कैसा हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ये अपना रेडियस को क्या कर लेगा, इंक्रीज कर लेगा, मिनिस्कस का रेडियस को इंक्रीज कर लेगा और फ्लैट हो जाएगा वो, ठीक है। पहले कुछ ऐसा था फिर वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ओवरफ्लो नहीं होगा कभी भी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो लिक्विड राइज कर रहा है कैपिलरी ट्यूब जिसमें लेंथ इसका इनसफिशिएंट है ना, तो क्या लिक्विड ओवरफ्लो हो जाएगा? नहीं, लिक्विड डज नॉट ओवरफ्लो, लिक्विड ओवरफ्लो नहीं होता। वो क्या कर लेगा, अपना रेडियस है कर्वेचर का, मिनिस्कस का रेडियस रेडियस है, उसको क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा, अपना इंक्रीज कर लेगा, इससे ये हो जाएगा। यानी ये जो था, जो कॉन्केव था हमको यहाँ पे दिख रहा था, ये अपने आप को फ्लैट कर लेगा, यानी रेडियस को बढ़ा लेगा तो इस तरह से दिखने लग जाएगा, लेकिन ये ओवरफ्लो नहीं होगा। तो यहाँ तक था बेसिकली आपका सरफेस टेंशन। इसके अंदर हम लोगों ने कैपिलरी भी पढ़ लिया, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। हम वही सब पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, इसके अलावा हम कुछ बाकी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए जिनको ये ज़रूरत है। थैंक यू सुनने के लिए मुझे, ठीक है, थैंक यू।